तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का पार्ट 4 और ये होपफुली लास्ट पार्ट होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर आपको पता ही है सारा कुछ, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने, बोल रहा कि द हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑफ। कौन सा इंडस्ट्री है जिससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है? ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, करेक्ट जवाब है लेदर इंडस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरिनेटेड फिनॉल, क्रोमियम, एजॉइड्स, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनॉल्स, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, ये सारी चीजें, इतने सारे पोल्यूटेंट्स जो है एडवर्स इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लेदर इंडस्ट्री वेस्ट वाटर जो है बहुत जरूरी है रिड्यूस करने के लिए उसकी टॉक्सिसिटी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। अगला क्वेश्चन है कि द आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज हाईएस्ट इन। आपको पता है कितनी बार हाईलाइट कर चुका है, जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला है ना, वहां पे बहुत ज्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन है। तो करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन में और कोलकाता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का जो है वो मोस्ट आर्सेनिक कंटामिनेटेड, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, देन हरियाणा। आर्सेनिक कैन एंटर सॉइल एंड ग्राउंड वाटर नेचुरली थ्रू रॉक वेदरिंग और रन ऑफ, एज वेल एज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी से भी यह फैलता है। इट्स ऑल्सो रिलीज इन टू द एयर बाई द प्रोसेस लाइक बर्निंग कोल और वेजिटेशन। इन एरियाज विद सर्टेन मिनरल डिपॉजिट्स या फिर वोल्केनिक सेडिमेंट्स, ग्राउंड वाटर कैन हैव हाई आर्सेनिक लेवल्स। नेचुरल प्रोसेस से भी आर्सेनिक एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है, और अगर टू लॉन्ग एक्सपोजर हुआ आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर से तो इट कैन लीड टू आर्सेनिक पॉइजनिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन कैंसर, ब्लैडर, किडनी और लंग कैंसर, स्किन प्रॉब्लम और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। रिसेंट एविडेंस ये शो करता है कि अ लिंक बिटवीन आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर और कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ये सारी दिक्कतें ह्यूमन हेल्थ में हो सकती है ड्यू टू आर्सेनिक पॉइजनिंग। नेक्स्ट है कि फ्लाई ऐश अ वेल नोन पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। सबको पता है कि फ्लाई ऐश जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। क्या? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रेजिड्यू है जो लेफ्ट ओवर होता है आफ्टर कोल इज बर्न इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड पोजेस ग्रेव रिस्क टू आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्लाई ऐश which contains toxic chemical जैसे कि आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, निकिल एंड लेड। फ्लाई ऐश becomes dry as टेम्परेचर बढ़ता है एंड गेट्स एयरबोर्न, इसलिए ये हो जाता है वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग वेरियस डिजीजेज, इट ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन रिचार्जिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट है मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बहुत ही आसान है। स्किन कैंसर किसकी वजह से होता है? यूवी रेस से, आपको पता ही है। तो ए का 2 हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका चौथा हो गया। ओजोन होल सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, तो इसका कौन सा हो गया? 1। तो 2 3 4 1 करेक्ट जवाब हो गया। 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है। ठीक है, ओके। स्किन कैंसर कौन कॉज करता है? यूवी रेज, बता दिया। ये जेनरिक चीज है ना, तो आई डोंट थिंक डिटेल में जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मोस्टली सारा कुछ हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो देखो ओजोन होल जो है ना वो सीएफसी की वजह से होता है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, और ओजोन होल इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सीएफसी इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट दैट हैव टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व। कौन कौन सी चीजें हैं जिसको पढ़ना और रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है एज पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट? तो पहला है रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर, बिल्कुल करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इसकी वजह से होता है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के बारे में सोचना चाहिए। तो तीनों हो गए, मतलब ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, देखो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है उसके वेरियस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं जिसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर कैसे होता है समझते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट डू नॉट डायरेक्टली इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दे प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव वेस्ट एज अ बाई प्रोडक्ट दैट कैन कंटामिनेट द एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया। न्यूक्लियर एक्सीडेंट कैन आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इनटू द एयर, सॉइल एंड वाटर, तीनों को कंटामिनेट करता है, कॉजिंग हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क। वहीं पे दूसरा है डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए लार्ज एरिया और लैंड की जरूरत पड़ती है
जो रिजल्ट करता है डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माइनिंग ऑफ यूरेनियम और फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन आल्सो डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स और साथ में एनिमल्स आल्सो। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का, कि कैसे डिस्पोज किया जाए वेस्ट डिस्पोजल को। ठीक है, दीज मटेरियल रिमेन हजार्डस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन सिक्योर फैसिलिटी। हाउएवर, finding suitable sites and ensuring long-term safety are difficult and controversial issue। तो तीनों के तीनों करेक्ट जवाब है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन एंड रीजन वाला। एसेशन बोला ड्यूरिंग विंटर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली रीचेज टू द मैक्सिमम लेवल। सही बात है। कंबशन प्रोसेस इन मोटर व्हीकल इंक्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर। नहीं, एक्चुअल में डिक्रीज होता है और ये मेन रीजन नहीं है। मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है बहुत सारे, उसमें से एक है वो पराली जो जलाते हैं पंजाब और हरियाणा साइड में उस टाइम पे, विंटर के टाइम पे, वो भी एक मेन कॉज है। ठीक है, तो सेशन तो देखो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, गलत क्यों है? क्योंकि कंबशन प्रोसेस मोटर व्हीकल डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर। इनफैक्ट वो इंटरनल कंबशन इंजन आर लेस एफिशिएंट ऑन द कोल्ड डेज बिकॉज दे हैव वर्क हार्डर टू मूव द ऑयल एंड हीट द इनटेक एयर। ओके, तो इसलिए रीजन क्या है? गलत हो गया। एसेशन इसलिए सही है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ जाता है ठंडियों में। क्या क्या? फार्म फायर्स, हाउस होल्ड इमिशन, ट्रांसपोर्ट, डस्ट एंड एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन? सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? हैवी ट्रैफिक, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मीटिंग, रॉक म्यूजिक या फिर जेट फ्लाइट? तो आपको पता चल गया होगा कि जेट फ्लाइट की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉइस है लगभग 130 डेसिबल का होता है, जो कि बहुत ज्यादा है अदर ऑप्शन से। हैवी ट्रैफिक की बात करें तो 90 डेसिबल प्रोड्यूस करता है। इलेक्शन मीटिंग जो है 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। और रॉक म्यूजिक की बात किया जाए तो 110 से लेकर 120 डेसिबल नॉइज प्रोड्यूस होता है उससे। अगर नॉइज जो है 85 डेसिबल से ज्यादा है तो वो क्या करता है? पर्सन्स के ईयर को, है ना, हार्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द कंपोस्ट? कंपोस्ट के बारे में इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है? ध्यान रहे, इनकरेक्ट पूछा है। पहला, इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज इन पिट्स। बिल्कुल ठीक है। इट इज रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स। एकदम सही है। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन इन दी पिट्स इज स्लो डाउन बाय द अर्थवॉर्म। नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि स्लो डाउन नहीं, फास्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के अर्थवॉर्म उसमें मिलाए जाते हैं। तो स्लो डाउन नहीं, वो बल्कि इंक्रीज कर देता है, फास्टन कर देता है। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। द वेस्ट मटेरियल डीकम्पोजेज फॉर्म वेस्ट मटेरियल जैसे कि लाइव स्टॉक, स्क्रेटा, वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। बिल्कुल सही जवाब है ना। तो ए बी डी बिल्कुल सही है, सी गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको बता दिया कि अर्थवॉर्म जो है स्पीड अप करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस को बाय ईटिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और लिविंग कास्टिंग बिहाइंड फॉर लिविंग प्लांट्स टू फीड ऑन। अर्थवॉर्म आर आल्सो इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी। कैसे? बाय एरिएटिंग इट एंड एडिंग न्यूट्रिएंट्स। कंपोस्ट वॉर्म आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अर्थवॉर्म होते हैं जो more suited for composting than regular earthworm is they can tolerate higher temperature and prefer to eat rotting organic matter। नेक्स्ट है बायोरेमडिएशन, है ना। बायोरेमडिएशन का मतलब क्या है? चार ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, फिर डिटेल में समझाता हूं आपको। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, करते हैं। बायो कंट्रोल ऑफ द पैथोजन एंड पेस्ट। नहीं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी है तो बहुत ज्यादा वेग ऑप्शन है, गलत होगा। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल गलत। एक करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि बायोरेमडिएशन जो है एक प्रोसेस है जो यूज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या फिर देयर एंजाइम को क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन एंड डिग्रेडेड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि ऑयल स्पिल, कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। बायोरेमडिएशन कैन इम्प्रूव सॉइल और वाटर क्वालिटी। कैसे? बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग हार्मफुल कंपाउंड्स। और इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बायो कंट्रोल जो कि विच इज द यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेस। और साथ में बायोरेमडिएशन इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन जो क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑर्गन्स या टिश्यू फ्रॉम वन पर्सन या एनिमल टू अनदर। और वहीं पे बात करें डायग्नोसिस का तो वो है कि विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अदर मेथड। ठीक है, तो ये तीनों से हटके है, कौन सा बता दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नॉक नी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ, है ना। नॉक नी जो सिंड्रोम है वो किसके पोल्यूशन की वजह से होता है? करेक्ट जवाब है फ्लोराइड के पोल्यूशन से। कैसे समझते हैं? नॉक नी या फिर इसको गेनो वेलगम भी बोलते हैं। क्या है? कंडीशन है जिसमें नी बेंड कर जाता है टूवर्ड्स
इनवर्ड्स एंड टच ईच अदर व्हेन द लेग्स आर स्ट्रेटेन, मतलब कोई इंसान साथ सीधे खड़ा रहता है ना, तो जिनको ये बीमारी होती है नॉक नी का, उनका जो घुटना है कुछ इस तरह इनवर्ड की तरफ बेंड होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो सकता है? रिकेट्स, बोन इन्फेक्शन, आर्थराइटिस या फिर इंजरीज की वजह से। हाउएवर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ नॉक नी सिंड्रोम क्या है? फ्लोराइड पोल्यूशन है एंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। फ्लोराइड क्या है? एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है दैट कैन बी फाउंड इन ग्राउंड वाटर, बट एक्सेसिव इनटेक इसका लीड करता है फ्लोरोसिस, एक बीमारी जो अफेक्ट करता है बोन्स एंड टीथ को। फ्लोरोसिस कैन कॉज डेंटल प्रॉब्लम जैसे कि मोल्टेड एनिमल्स और टूथ डिके, एज वेल एज स्केलेटन प्रॉब्लम जैसे कि हार्डनिंग ऑफ बोन्स, ज्वाइंट पेन, डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स फ्रॉम द नी, जिसको नॉक नी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या बोला? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है चारों में से? सबको पता है, जग जाहिर है, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी सब के सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट से डिराइव होता है, विच इज अ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज रिप्लेनिश्ड एट हायर रेट देन इट इज कंज्यूम। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनर्जी जनरेशन, हीटिंग और कूलिंग। साथ में अदर एप्लीकेशन भी हैं सोलर एनर्जी के। इट इज ऑल्सो abundant, clean और cheap compared to fossil fuel, which are non-renewable source of energy that cause harmful greenhouse gases. कोल, न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम के बारे में आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है, यूरेनियम नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मेटल दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल आर नेचुरल फ्यूल जैसे कि कोल आर नेचुरल गैस, है ना। कहाँ पे बनते हैं? अर्थ के अंदर, है ना, फ्रॉम प्लांट्स या फिर एनिमल्स का रिमेन जो लाखों सालों तक रहता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, ठीक। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ देम। फॉसिल फ्यूल आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड एयर पोल्यूशन जब उनको जलाया जाता है, ठीक। तो इस लेक्चर में छोटा सा ही लेक्चर था, इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, मास्टरी ऑफ फियर नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब कि जो हिम्मत, करेज होता है ना आपका, वो रेजिस्टेंस टू फियर होता है, मास्टरी ऑफ फियर होता है, ना कि एब्सेंस ऑफ फियर। ऐसा मत सोचो कि अभी कभी आपके जीवन में किसी चीज को लेकर डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर लगेगा। बहुत बार होता है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग डरते हैं, लेकिन जरूरी क्या है? हिम्मत, करेज क्या होता है कि हम रजिस्ट करें उस फियर को, मास्टरी करें उस फियर का, ना कि ऐसा सोचे कि नहीं नहीं कोई ऐसा दिक्कत ही ना है, परेशानी ही ना है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपने फियर पे मास्टरी करते रहिए, उसको रजिस्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।